नकली सिपाही, नकली दरोगा, नकली आईएएस पीसीएस, ये सब तो हम लोग अक्सर सुनते हैं। मगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक आंख बंद करके भरोसा करता है, उसकी चेयरपर्सन नकली निकल जाए, ये सब तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैसे भी आम आदमी फ्रॉड करेगा, धोखाधड़ी भी करेगा तो अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा। नकली सिपाही दरोगा बन सकता है, लेकिन यदि कोई विश्वगुरु टाइप का आदमी वही तिकड़म लगाएगा तो वो बड़े बड़े पदों पर लगाएगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसने अडानी और मोदी सत्ता की लंका लगाई थी 18 महीने पहले, उसने एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा किया है। पिछले दिनों अक्षय कुमार जो प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि अमवा काट के खाते हैं कि चूस के, उनकी एक फिल्म आई थी। इस फिल्म में जो लुटेरे थे यानी जो डाकू थे, वो फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर और कमिश्नर बन जाते थे, कभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन जाते थे जैसा मौका होता था, और बड़ी बड़ी दुकानों में, बिजनेस हाउसेज में छापेमारी करते थे। इसके साथ ही इन लोगों ने अपने गैंग के कुछ सदस्यों को स्थानीय पुलिस भी बना रखा था, यानी इनकी डकैती की जो जांच करेगा, जो इन्हें पकड़ सकता है, वो भी इन्हीं के गैंग का सदस्य हो। कुछ ऐसा ही आरोप हिंडनबर्ग ने मोदी सत्ता पर लगाया है। मोदी सत्ता यानी उनके परम मित्र अडानी पर लगाया है। यानी सेबी जो अडानी पर लगे आरोपों की जांच कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह सब कुछ आता है। उस सेबी में जो सबसे बड़ा पद है, उस पद पर जो बैठी हैं मोहतरमा, उन मोहतरमा का पैसा ही अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, ऐसा खुलासा हुआ है। अब चूंकि साहब की सत्ता और अडानी का लेन देन, साथ ही साथ तमाम जांच एजेंसी एक दूसरे में इतनी घुली मिली नजर आती है इन आरोपों के अनुसार कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सरकार है, कौन प्राइवेट बिजनेसमैन है और कौन जांच एजेंसी है। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है और जितने गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें सुनकर आपकी खोपड़ियां भन्ना जाने वाली है। दुनिया के इतिहास में अब तक इतना भयंकर षड्यंत्र शायद ही कभी रचा गया हो, जहां लूट मचाने वालों ने शुरुआत से ही पूरा सिस्टम अपने हिसाब से तैयार कर लिया, जैसा कि ये रिपोर्ट दावा करती है। यानी हमें फला क्षेत्र में अवैध धंधा करना है, चोरी चकारी करनी है, शराब बेचनी है, जुए का अड्डा चलाना है, तो चलो उस क्षेत्र में जो थाना है वहां पर अपने आदमियों को बिठा दो, उस जिले में अपना एसपी बना दो, जिलाधिकारी बैठा दो, स्थानीय राजनीति को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखो, ताकि कहीं से कोई टेंशन वाली बात न रहे। और मामला जब बहुत शोर शराबे के साथ अदालत में जाए तो अदालत से ऐसी बात निकलती है कि फला आदमी ही यानी थानेदार ही इस मामले की जांच अच्छे से कर सकता है, और वो फला आदमी पहले से लूट में घूस लेने वाला नहीं, बल्कि लूट में हिस्सेदार पकड़ा जा रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार। यकीन मानिए, पिछले 10 सालों में मोदी सत्ता के दौरान आपने साहिब को विश्वगुरु माना हो चाहे नहीं, लेकिन इस खेल को पूरी तरह से समझने के बाद, इन आरोपों को समझने के बाद, डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि आपको मानना पड़ेगा साहिब विश्वगुरु हैं। अब किस काम में विश्वगुरु हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस मामले में भी सारी सेटिंग, सारी प्लानिंग इलेक्टोरल बॉन्ड वाले कांड जैसा ही है। जो नया खुलासा हुआ है उस पर तो बात करेंगे ही, इसके साथ ही बात यह भी करेंगे कि क्या इन्हीं खुलासों से डरकर मोदी सत्ता ने 3 दिन पहले ही संसद का सत्र समाप्त कर दिया, ताकि संसद में हंगामा न हो और शोर शराबा न हो। विपक्ष इस मामले पर कौन कौन से आरोप लगा रहा है और आने वाले 2-3 हफ्तों तक आपको सोशल मीडिया पर तथा गोदी मीडिया पर कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे, उसको भी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत की इस सबसे संगठित और सबसे खतरनाक कथित लूट पर विस्तार से बात करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोनों ही काम बहुत जरूरी होता है आपके इस चैनल की मजबूती के लिए। इसके अलावा यदि हो सके तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते। किसी सेठ का टेम्पो हमारे यहाँ बोरी भर भर के काला धन लेकर नहीं आता, और यदि आता तो हम उन मुद्दों पर बात नहीं कर पाते जिन पर करते हैं। बाकी गोदी मीडिया इसी मामले पर किस तरीके से आपको हर दिन नई टोपी पहनाएगा, देखते जाइए। अब सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को देखिए। इसने बताया है कि विसिल ब्लोअर यानी या तो अडानी से संबंधित कंपनियों के भीतर या फिर सेबी के भीतर से किसी व्यक्ति ने हिंडनबर्ग को सबूत पहुंचाया, यानी भीतर के किसी आदमी ने हिंडनबर्ग को ये सारी चीजें बताई हैं, सारे कागजात दिए हैं। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि 18 महीने पहले अडानी से संबंधित मामलों में हमने जांच की थी। अब अपनी नई रिपोर्ट में हिंडनबर्ग लिख रहा है कि 18 महीने से अडानी से संबंधित मामलों में जांच इसलिए नहीं हो पाई, सेबी इसलिए जांच नहीं कर पाया या फिर नहीं किया क्योंकि सेबी के डायरेक्टर की हिस्सेदारी या फिर उनका शेयर वगैरह जो भी है वो खुद ही अडानी से संबंधित कंपनियों में है। यानी यूं समझिए कि कहीं किसी इलाके में अवैध नकली शराब बनाई जा रही है। अवैध शराब की फैक्ट्री का एक हिस्सेदार थानेदार है, दूसरा हिस्सेदार एसपी है और तीसरा हिस्सेदार स्थानीय विधायक है। अब दिल्ली से बैठकर किसी ने कह दिया कि एसपी दरोगा जाओ नकली शराब की फैक्ट्री की जांच करो, तो बताइए क्या वो एसपी और दरोगा अपनी ही फैक्ट्री की जांच करेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। यही करने का आरोप हिंडनबर्ग ने सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के ऊपर लगाया है। बेहद कम शब्दों में मैं इस रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हिंडनबर्ग का कहना है कि 18 महीने हो गए जब हमने अडानी ग्रुप के ऊपर अपनी मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पुख्ता सबूत
सबूत दिया, बताया कि कैसे कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला अडानी ग्रुप कर रहा है, कैसे मॉरिशस स्थित फर्जी कंपनियों का जाल इन लोगों ने बना रखा है, जिनका इस्तेमाल करके अरबों डॉलर का घोषित धन ये लोग आगे पीछे करते हैं, अपने स्टॉक को बढ़ाते हैं और लोगों को टोपी पहनाकर अपना पैसा बनाते हैं। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि तमाम सबूतों के बावजूद हमारी रिपोर्ट को दुनिया भर के 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों ने विस्तार दिया और उसकी पुष्टि की, मगर फिर भी भारत की प्रतिभूति नियामक सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्यवाही नहीं की। आपको बता दें कि जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर यह आरोप लगाया कि ये लोग अपना ही पैसा अपनी ही कंपनी में लगाकर अपने शेयरों का भाव बढ़ाते हैं और फिर अपनी अमीरी का स्तर बढ़ाते हैं, जनता को टोपी पहना के पैसा कमाते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। शुरुआत में तो सरकार दिखावे के नाम पर भी जांच करने के लिए तैयार नहीं थी। विपक्ष लगातार जेपीसी बनाने की मांग करता रहा, मगर मांग सुनी नहीं गई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच सेबी ही कर सकता है। सेबी वो संस्था है जो इस तरह के मामलों की जांच करता है, इस पर निगरानी रखता है। याद करिए, सेबी की जांच की वजह से ही सहारा जैसी घर घर में घुसने वाली भारतीय कंपनी सड़क पर आ गई और सेबी ने ही इसका सारा खेल पकड़ा था। सोचिए, वही सेबी अब किस तरीके से खुद ही खेल का खिलाड़ी बन गया है। तो जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पर जमकर भरोसा किया और कहा कि इस मामले की जांच केवल सेबी ही कर सकता है। सेबी को जांच दे दी गई और सेबी में इस रिपोर्ट के अनुसार वो लोग मुखिया के पद पर बैठे हैं जिनका पैसा खुद ही अडानी की कंपनी में लगा हुआ है। और तो और पूरे टाइमलाइन को देखने के बाद यह भी संदेह पैदा होता है कि शायद सेबी की चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच को पद पर बैठाया ही इसलिए गया ताकि अडानी की कंपनी से उनका भला हो, उनके भले से साहिब का भला हो और साहिब के भले से अडानी का भला हो। यानी आसान भाषा में इस रिपोर्ट को आधार बनाकर कहें तो अडानी की जेब में मोदी, मोदी की जेब में सेबी, सेबी की जेब में पैसा और पैसे का मालिक अडानी। देसी भाषा में ऐसा कांड हो जाए तो लोग इसे गिरोह या गैंग का नाम देते हैं। आपको जो नाम देना हो देते रहिए। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब हिंडनबर्ग ने इतने सारे आरोप उसके अनुसार तमाम तथ्यों और सबूतों के आधार पर लगाए, 40 से अधिक इंडिपेंडेंट मीडिया जांचों ने इसे सही बताया और इन सब पर कथित रूप से जांच करने की बजाय सेबी ने उल्टा हिंडनबर्ग को ही लपेटना शुरू कर दिया और कहने लगा कि चलो भैया तुम सबूत दो, तुम्हारी जांच ठीक नहीं है, तुमने लापरवाही से जांच की है, तुमने जो आरोप लगाया है उसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ उपलब्ध कराओ। उल्टा जून 2024 में सेबी ने ही हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दे दिया। ये नोटिस पाकर हिंडनबर्ग वाले चौंधिया गए कि ये कैसी जांच एजेंसी है जिसका काम है धोखाधड़ी के कामों को रोकना। वो आरोपों पर तमाम सबूतों पर सार्थक रूप से मुकदमा चलाने के बजाय हम ही से सवाल उठा रहा है। और खुद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा कि सेबी की जांच में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। याद करिए किस तरीके से इन्हीं चीजों को लेकर गोदी मीडिया वाले क्लीन चिट बता रहे थे कि क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। अब जरा सोचिए, यदि सबको आसान रास्ता मुहैया कराने के लिए सेबी में सबसे बड़े पद पर माधवी को बिठाया गया, माधवी बुच को बिठाया गया, तो क्या इन्हें नकली नहीं कहा जा सकता? सवाल यही है। जनवरी 2023 की अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने विस्तार से बताया था कि कैसे भारतीय खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई के दस्तावेजों से ही आरोप लगा कि अडानी ने प्रमुख बिजली उपकरणों के आयात मूल्यांकन को बेहद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यानी अडानी ने यह काम किया कि यदि भारत के लोगों को खूब महंगी बिजली बेचनी है, मोटा पैसा कमाना है, तो महंगी बिजली बेचने से पहले यह दिखाना भी तो पड़ेगा कि बिजली पैदा करना भी महंगा हो गया है। इसलिए सेठ के भाई ने चाइना से बेहद कम दाम पर सामान खरीदा, फिर सेठ ने उसी सस्ते सामान को कई गुना कीमत चुकाकर खरीदा ताकि भारत से एक नंबर में पैसा विदेश भेजा जा सके। यहाँ एक पंथ दो काज समझिए। एक तो भारत में यह दिखाना आसान हो गया कि देखो हम कितना महंगा सामान खरीद रहे हैं बिजली तुम्हारे घर तक पहुंचाने के लिए, और दूसरा ये कि मोटा मुनाफा बाहर चला गया, पैसा बाहर चला गया और फिर वही पैसा अपनी ही कंपनी में लगाकर शेयरों के दाम बढ़ा दिए कि देखिए एक ही पैसा किस किस तरीके से काम कर रहा है, कितना फायदा दे रहा है। ऐसा ही खुलासा पिछले दिनों हुआ कि अडानी की कंपनी विदेशों से खराब क्वालिटी का कोयला बेहद सस्ते कीमत पर लाकर भारत में कई गुना महंगा दाम बताकर बेचती है। सरकारी पैसे की लूट हो रही है, यानी देश की जनता का पैसा लूट रही है। और कोयला ऐसा लाते हैं जिससे बम्पर प्रदूषण पैदा होता है, जिसे ज्यादातर देश इसीलिए प्रयोग नहीं करते कि उनके यहाँ प्रदूषण होगा, लेकिन यहाँ खेल दूसरा चल रहा है। ये सारी चीजें पहले ही आरोपों के माध्यम से सामने आ चुकी हैं। अब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति के पास अडानी से संबंधित कंपनियों में हिस्सेदारी थी। साल 2013 में माधवी बुच ने एक कंपनी बनाई थी, आप भी जानते हैं। 14 में साहिब सत्ता में आए और उसके बाद जिस तरह से अडानी का विस्तार हुआ वैसे ही माधवी का भी विस्तार होता रहा। 2022 में इस कंपनी को माधवी ने अपने पति को ट्रांसफर कर दिया। साल 2017 में सरकार ने माधवी बुच को होल टाइम मेंबर बना दिया सेबी का। इसके बाद एक कहानी और सामने आती है। ब्लैक स्टोन नाम की एक संस्था या कंपनी जो भी है, उसने माधवी के पति को अपने यहाँ एडवाइजर रख लिया, जबकि एडवाइजर बनने का कोई अनुभव उनके पास नहीं था। अब संदेह जताया जा रहा है कि सेबी की डायरेक्टर
इस तामझाम वाले काम में रोड़ा न अटकाएं, इसलिए घूस के रूप में उनके पति को एडवाइजर बना लिया ताकि घूस देने का एक सटीक माध्यम मिल जाए। इन आरोपों को यदि सही माने तो एक से बढ़कर एक गंभीर भ्रष्टाचार के मामले बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा 2024 चुनाव से पहले ही देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री तीनों ने 4 जून से पहले लोगों से कहा था कि शेयर मार्केट खूब ऊंचा जाएगा, पैसा लगाओ, यानी इशारा ऐसा ही दिया था। लोगों ने इनकी बातों पर भरोसा करके जमकर पैसा लगाया। जैसे ही चुनाव परिणाम आए, बाजार गिर गया। 30 लाख करोड़ से अधिक का भयंकर घोटाला करने का आरोप यहां भी लगा। इस मामले की जांच भी सेबी वगैरह कर सकती थी, लेकिन कुल मिलाकर सैया है कोतवाल तो डर काहे का। मगर टेंशन इस बात की है कि यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा कि सैया कौन है, कोतवाल कौन है। ऐसी चकरघिन्नी बन गई है कि सरकार सेबी को चला रही है, या सेबी अडानी को चला रही है, या अडानी सरकार को चला रहा है, या अडानी सेबी को चला रहा है। कुछ भी समझ पाना असंभव जैसा लगता है, क्योंकि जो समझाने की क्षमता रखता है उसी के बारे में पता लगाना मुश्किल है कि उसको कौन चला रहा है, सेठ या सरकार। हिंडनबर्ग ने तमाम कागजात, तमाम सबूत पेश करते हुए ये सारे आरोप लगाए। आपकी स्क्रीन पर तमाम रिपोर्ट और पेश किए गए कागजात चल रहे होंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का लिंक भी दे दिया है। आप चाहें तो वहां पर जाके विस्तार से सब कुछ पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। जैसे चुनाव से पहले पूरी सरकार लोगों को शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कथित रूप से झूठ बोल रही थी, वैसा ही काम करने का सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच के ऊपर भी आरोप लगा अपने फायदे के लिए। अब जाहिर सी बात है, किसी भी आम आदमी के मन में यह बात आ सकती है कि अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री कह रहे हैं कि शेयर बाजार में पैसा लगाइए, खूब पैसा कमाई होगा, तो चलो पैसा लगा देते हैं। पद की एक गरिमा होती है, एक भरोसा होता है, और जो लोग इस झांसे में आए, 4 जून को आर्थिक घोटाले की आग में झोंका गए, आज तक उनके जले पर मरहम लगाने के लिए कोई सामने नहीं आया। विपक्ष ने कुछ दिनों तक जांच की मांग की, सवाल उठाए, मगर जांच करेगा कौन, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि धंधे में हिस्सेदारों को ही जांच की जिम्मेदारी दी गई है। अब इस मामले पर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच का कहना है कि ये जो भी आरोप हिंडनबर्ग ने हम पर लगाया है, हम पूरी तरह से इससे इनकार करते हैं। ये आरोप पूरी तरह से आधारहीन है, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जीवन और हमारे फाइनेंसेस पूरी तरह से खुली किताब है, सब कुछ सेबी के पास है, हमें कुछ भी सामने रखने की हिचकिचाहट नहीं होगी। यानी इनकी अपनी सफाई है और दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की तमाम रिपोर्ट है। अब इस मामले पर लोग माधवी बुच की शिक्षा को लेकर भी सवाल उठाने लगे हैं। पत्रकार आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि IIM अहमदाबाद आपकी पूर्व छात्रा पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप कहता है कि इस गरीब देश के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे अडानी नाम का एक पूंजीपति सरकार की सरपरस्ती में लूट रहा है। गजब यह है कि मैडम माधवी बुच ने इस भ्रष्टाचार में न केवल उनका सहयोग किया, बल्कि उनका गैर कानूनी बचाव भी करती रही। IIM अहमदाबाद आपकी एक प्रतिष्ठा रही है, आपके पूर्व छात्र राष्ट्र निर्माण से जुड़े रहे। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी इस छात्रा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करें और अपनी प्रतिष्ठा को बचाएं। वही एक आरोप यह भी लगता है कि अडानी के बेटे की शादी सेबी के एक सदस्य की बेटी के साथ हुई है, यानी सेठ के समधी सेबी के सदस्य हैं। यह मामला संभवतः सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और अब तो सेबी के चेयरपर्सन के पैसे की शादी सेठ की कंपनी से निकल कर आ रही है, यानी आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया है। जरा सोचिए ये मामला कितना गंभीर है। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब पता चल रहा है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है, यानी घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है ना कमाल की बात। साफ है, नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र को बचाने की साजिश रची। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ और सिर्फ जेपीसी से ही हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार ही नहीं है। परंतु नरेंद्र मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे, एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे। वैसे यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, अब यदि जेपीसी नहीं बनती है, जांच नहीं होती है, तो यह भी माना जा सकता है, सवाल उठेगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग ही साहेब और सेठ के इस कथित महाघोटाले में हिस्सेदार हैं, उनके बचाव में हिस्सेदार हैं। क्योंकि अब साहेब 303 वाली सरकार नहीं चला रहे हैं, अब वो बैसाखियों के सहारे हैं। यदि बिना जेपीसी बनाए, बिना जांच कराए साहेब आगे सरकार चलाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस भ्रष्टाचार में नीतीश और नायडू की भी हिस्सेदारी मानी जाएगी। वैसे यहाँ एक बात और समझने वाली है, आरोप लगा अडानी ग्रुप पर, तिल मिला गई भाजपा, रोने लगा गोदी मीडिया, बीजेपी के IT सेल वाले नए नए तर्क बनाने लगे। उसी तरह से इस बार भी आरोप लगा सेबी के चेयरपर्सन पर कि वो भी अडानी की कंपनी में पैसा लगाई हुई है, उनकी हिस्सेदारी है, और फिर से जवाब दे रहे हैं भाजपा के लोग। सवाल तो बनता ही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी पिछले कार्यकाल में संसद में पूछ पूछ के थक गए कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है। उसका जवाब तो मिला नहीं, बदले में राहुल गांधी की संसद ही छीन ली गई, बेचारे बेघर हो गए। ये अलग बात है कि देश की जनता ने और बड़ा घर दे दिया, मगर
समझने वाली बात यह है कि पैसा किसका है ये पता कैसे चलेगा और पता कौन लगाएगा, क्योंकि पता लगाने वाले का ही पैसा तो इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें लगा हुआ है। अब एक बार फिर से आप लोग तैयार रहिए, आने वाले दिनों में साहिब और सेठ के बचाव में ये सारी बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। एक बड़ा अच्छा संकलन दिल्ली IIT के शिक्षाविद संदीप मनुधने ने किया है। इन्होंने लिखा है कि अगले 15 दिनों में इन चीजों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। जो सामान्य मोदी भक्त होगा वो इन आरोपों पर कहेगा कि विश्वगुरु के खिलाफ टूलकिट गिरोह सक्रिय हो गया है, तुम राष्ट्र विरोधी हो, ये सब भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं, तुम लोग जॉर्ज सोरोस के समर्थक हो। कोई कहेगा कि पप्पू पास नहीं होगा बेटा, तुम लोग खालिस्तानी हो, शहरी नक्सली हो, हिंदू के नाम पर कलंक हो, कोई विदेशी सुसु भी कर दे तो तुम पी लोगे, ये विदेशी भारत से जलते हैं, भारत की ताकत से जलते हैं। अब जो A ग्रेड का मोदी भक्त होगा, जैसे सुशांत सिन्हा, R रविशंकर, मोहनदास जैसे गोदी मीडिया के लपटझंडिस, ये सब कहेंगे कि भारत की संप्रभुता पर हमला हो गया, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का ये प्रयास है, विदेशी गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है, ये सब साम्राज्यवादियों और कम्युनिस्टों की साजिश है, भारत के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इससे भी बड़े वाले जो मोदी भक्त होंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, ये लोग लिखेंगे कि सभ्यता का पुनरुत्थान कभी आसान नहीं होता। अब जो बड़े वाले हैं वो थोड़ा बढ़िया बढ़िया शब्दों से बचाव करेंगे। ये लोग लिखेंगे कि सदियों की जड़ता और टूटा हुआ साहस फिर से हमले के अधीन आ गया, हिंदुत्व को एक नई जागृति की आवश्यकता है, मोदी का संघर्ष अकेले मोदी का नहीं है, पूरे देश का है, खड़े हो जाओ, सभी हिंदुओं का है। यानी आरोप लगेगा अडानी पर, सेबी के चेयरपर्सन पर, और इन आरोपों को घुमा फिराकर हिंदुत्व पर तो कभी देश पर लेके आया जाएगा। अब जो इससे भी तगड़े वाले मोदी भक्त होंगे वो किस तरीके से साहेब का बचाव करेंगे आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग क्या कहेंगे वो भी सुन लीजिए। वो कहेंगे कि राहुल ब्रिटिश नागरिक है, सोनिया विदेशी एजेंट है, और फिर धीरे धीरे मामले को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। मगर इस बार की हालत यह है कि नॉर्मलाइज यदि किया जाता है तो इसमें नीतीश और नायडू का भी पूरा समर्थन होगा। अब बिहार और आंध्र प्रदेश की जनता भी आंखें खोलकर देख ले कि किस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े कथित कॉर्पोरेट फ्रॉड धोखाधड़ी के मामले में उनके राज्यों के प्रमुख नेता सत्ता के साथ खड़े हैं और सत्ता का बचाव कर रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से यह पत्र जारी करते हुए लंबी चौड़ी बातें लिखी गई हैं। समयबद्ध तरीके से कब कब संदेहास्पद चीजें अडानी और सेबी के बीच सामने आई उसका जिक्र किया गया है। लिखा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के इस खुलासे से पता चला है कि सेबी के चेयरपर्सन और उनके पति उन्हीं बरमुडा और मॉरिशस में स्थित ऑफशोर फंड में निवेश किए थे, जिसमें विनोद अडानी और उनके करीबी सहयोगी चांग चुंगलिंग और दूसरा नासिर अली, इन लोगों ने बिजली उपकरणों के ओवर इनवॉइसिंग से अर्जित धन का निवेश किया था। ऐसा माना जाता है कि इन फंड का इस्तेमाल सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अडानी ग्रुप की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया गया था। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि बुच की इन्हीं फंड्स में वित्तीय हिस्सेदारी थी। माधवी बुच के सेबी चेयरपर्सन बनने के तुरंत बाद 2022 में गौतम अडानी की उनके साथ लगातार 2 बैठकों को लेकर नए सवाल खड़े करता है। याद रखिए कि उस समय सेबी कथित तौर पर अडानी के लेन देन की जांच कर रहा था। सरकार की सेबी जांच में सभी हितों के टकराव को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तथ्य यह है कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों की जो कथित मिलीभगत दिख रही है उसे अडानी महाघोटाले की व्यापक जांच के लिए एक जेपीसी गठन करने से ही सुलझाया जा सकता है। यानी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी जेबीसी बनाने की मांग कर रहे हैं, जो पहले भी कहा गया था। सरकार ने नहीं माना। अब देखना यह है कि इस बार सरकार मानती है कि नहीं, क्योंकि इस बार 303 की नहीं 240 वाली मोदी सरकार है। आसान शब्दों में कहें तो नीतीश और नायडू जैसे नेताओं के हाथ में है कि मामले की जांच होगी कि नहीं। उधर हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हिंडनबर्ग खुलासे की भनक इन लोगों को पहले ही लग गई थी। 3 दिन पहले मोदी सत्ता ने संसद का सत्र समाप्त कर दिया। मोदी सरकार सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है। अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए मोदी जी ने उसी सेबी अध्यक्ष से जांच करवाई जिसने अडानी के साथ मिलकर घोटाला किया। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। कुछ ऐसा ही आरोप कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी लगाया है। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।